हेलो एवरीवन, मैं लव शुक्ला। नमस्कार। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। सो चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है। इसके नेम का क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्रॉप मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्रॉप आप जानते हो, आपने खेती करी होगी तो उसी को कहते हैं क्रॉप। ठीक है। क्रॉप का प्रोडक्शन मतलब उसे प्रोड्यूस करना, उसे बनाना। ठीक है। कैसे वो बनती है हम लोग हर एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे बारी बारी। ठीक है। एंड मैनेजमेंट मतलब हर एक पर्सन जो भी कंट्री में रहता है उसे हर एक पर्सन को क्रॉप देना। ठीक है। उसकी फुल फिट करना उसकी डेली नीड्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस पैरा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने ये पढ़ा होगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी जीते हैं इस दुनिया में। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर एनिमल गेट देयर फूड? आप जानते हो, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। अब एनिमल क्या करता है? एनिमल कहाँ से फूड लेता है? आपको इसका आंसर पता है। एनिमल फूड लेता है प्लांट से। ठीक है। अब इसमें क्या है? You already know that energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions and such as digestion, respiration, excretions. We get our food from plants and animal or both. देखिए, आप लोगों को पता होगा हम लोग फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है। और जो एनर्जी होगी उससे हम लोग डिफरेंट जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उन्हें यूटिलाइज़ कर सके, मतलब उन्हें चला सके, जैसे डाइजेशन कर सके। एनर्जी मिलेगी तभी तो डाइजेशन करेंगे ना, बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का उसे एक्सक्रीट करना। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा चैप्टर्स के बारे में बताया कि मैनेजमेंट कैसे होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। देखो, अगर हमें एक लार्ज पॉपुलेशन मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पर खूब सारे लोग रहते हैं उन सबको खाना देना है, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन इसका मतलब हर रोज़ फसल को उगाना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट, जो भी फसल उगाएंगे उसको मैनेज करना पड़ेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना किसी को ज़्यादा कम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या है? व्हेन प्लांट ऑफ द सेम, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम प्लांट when plant of the same kind are grow and cultivate at place on a large scale, it is called crop. वही बता रखा है, जब खूब सारे प्लांट हम लोग एक लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्रॉप्स। ठीक है। जैसे खेती, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट के फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सो एग्जांपल्स में क्या है? क्रॉप ऑफ वीट्स मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन फील्ड आर ऑफ वीट। ठीक है। अब आप देख लो गेहूं की फसल। ठीक है। गेहूं की फसल में सिर्फ गेहूं की ही फसल रहती है। ओके। अब नीचे पढ़ते हैं हम लोग। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल्स वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आप जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा कि इंडिया के हर रीजन में डिफरेंट टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, रेनफॉल कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा होती है, कुछ पर होती ही नहीं है। ठीक है। जैसे राजस्थान। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है। मतलब यहाँ पर हर एक पार्ट में ना जो सीज़न होता है उसके हिसाब से क्रॉप ग्रो करी जाती है। ठीक है। अब इसी डिवीज़न के तौर पर हमने जो क्रॉप्स हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। पहला पार्ट है खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है इसे आप अंडरलाइन करिए और याद करिए। ठीक है। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। क्रॉप जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फॉर जून टू सितंबर। अब इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वो कब तक होता है? जून से लेकर सितंबर तक होता है। ये भी याद करना, ये पूरा पैराग्राफ आप याद कर लेना। ठीक है। अब ये बता रहे हैं उसके एग्जांपल खरीफ क्रॉप के, जो कि जून से सितंबर में जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। क्रॉप मतलब फसल।
ठीक है। उनके एग्जांपल्स देते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और एक खरीफ क्रॉप, ये तो छोड़िए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ पैडी। पैडी मेज़, मेज़ मतलब होता है धान, सोयाबीन तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे उससे, और ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब होता है मूंगफली, कॉटन, कॉटन भी उगाया जाता है तभी हमें मिलता है, ठीक है। अब नीचे क्या है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फॉर अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स फॉर रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होती है? वो क्रॉप्स जो कि सिर्फ रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, रेनी सीजन में नहीं, विंटर सीजन में। वो क्रॉप जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स, ठीक है। देयर टाइम पीरियड, अब वो कब तक उगाई जाती हैं? अक्टूबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। अब उनके एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं, ये वाला पैरा आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। अब इन क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं हमें? मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ग्राम, वीट, ठीक है। अब नीचे क्या है? अब नीचे पढ़ते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। मतलब फसलों को कैसे उगाया जाता है, धीरे धीरे करके हम लोग हर एक स्टेप को पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ undertaken by farmer over a period of time. You may find of these by the gardener or by you, ठीक है। These agriculture tasks are referred to be as एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक गार्डनर को आपने देखा होगा ना, वो धीरे धीरे कर कर प्लांट को पानी देता है। पहले तो सबसे पहले तो बीज उगाता है, देन जो वहाँ की सॉइल होती है उसे मतलब उसे खोदता है, ठीक है। देन उसमें पानी देता है ताकि वो पेड़ उगे। सो जितनी भी प्रैक्टिस होती हैं, जितनी भी क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए प्रैक्टिसेस होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड लो। अब इन सारी एक्टिविटीज़ को नीचे लिखा गया है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को तैयार करना, उसे घुमाना, उसे अच्छे से जो उसमें क्रम्स होते हैं उन्हें तोड़ना। सोइंग मतलब बीज उगाना, उसमें बीज डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। मैन्योर और फर्टिलाइज़र आगे आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। मैन्योर और फर्टिलाइजेशन वो चीज़ें होती हैं जो कि क्रॉप्स में ऐड करी जाती हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, ठीक है। नीचे क्या है? इरीगेशन मतलब पानी डालना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एक ऐसा प्लांट होता है जो कि अपने आप ही उग जाता है और जो सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट्स के उन्हें ले लेता है और प्लांट्स को नहीं लेने देता। तो ये भी होता है एक पार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। नेक्स्ट क्या है? हार्वेस्टिंग। अब पूरी क्रॉप्स जब ग्रो हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होएगी? हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। अब नीचे क्या है? स्टोरेज। अब क्रॉप्स हो गई हैं, अब उनकी स्टोरेज भी तो होएगी ना। अब क्या है यहाँ पर हमें यहाँ पर बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। दिस अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। देखिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हम लोगों को क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले, वो होता है प्रिपेयर करना, सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि सॉइल को टर्न करें एंड लूज़ करें। टर्न और लूज़ करने का मतलब क्या है? अब जब आप सबसे पहले जब एक सॉइल को देखते हैं तो वो कठोर होती है, ठीक है। अब उससे टर्न और लूज़ करना मतलब उसको अपने हल से उसे इधर उधर करते रहना ताकि वो टर्न हो जाए, और लूज़ कर देना, उसके अंदर एयर गैप आ जाए। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन द डीप इनटू द सॉइल। व्हेन डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। देखिए अब नीचे बताया गया कि ना अगर हम लोग ये टर्निंग और लूजिंग करेंगे सॉइल का, तो जो सॉइल की जो रूट्स होती है, मतलब प्लांट की जो रूट होती है, उन्हें अच्छे से वाटर मिल पाएगा, न्यूट्रिशंस मिल पाएंगे। और जो ये जब हम लोग ये सब करते हैं, लूज़ कर देते हैं सॉइल को और टर्न कर देते हैं, तो ये प्लांट की रूट को ये एडवर्टाइज़ करता है या फिर ये बोलता है कि वो अच्छे से ब्रीथ करवाएंगे, ठीक है। अब नीचे क्या है? अब ये सब करने से जो प्लांट्स है वो कैसे ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे इसका आंसर लिखा है। द लूज सॉइल हेल्प
द लूज सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जब हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं तो उसके फ़ायदे बताए हैं। अगर जब हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं तो वो प्लांट्स को ये जब हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं तो जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब होते हैं सॉइल में वो प्रेजेंट और अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है फसल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म से। अर्थवॉर्म केचुए, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ये सॉइल को दोबारा टर्न कर देते हैं, दोबारा लूज़ कर देते हैं सॉइल को, और उसमें ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। ह्यूमस मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमस होती है, आप नहीं जानते हो बारिश से पहले का मौसम कैसा होता है, ह्यूमिड मतलब हमारे आसपास की एयर जो होती है उसमें वाटर ड्रॉपलेट जैसे प्रेजेंट होती है ना, उसे कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। नीचे क्या है, हमने ये पहले भी पढ़ा रखा है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर खूब सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एयर होती है और खूब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल, ठीक है। अब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज बाय सॉइल, सॉइल उसे डिकम्पोज कर देती है। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इस वे से जो प्लांट, दूसरा जो डेड प्लांट है उसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं दोबारा सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। वो दोबारा पा लेती है उन न्यूट्रिशंस को। दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। इन न्यूट्रिशंस को दोबारा प्लांट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये दोबारा बता रखा है, ठीक है। सिंस ओनली इन फ्यू सेंटीमीटर टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। कुछ ही लेयर ऑफ सॉइल्स जो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करती है, ठीक है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशंस रिच सॉइल टू टॉप सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिशंस। द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। सो हमें ये पता चला कि टर्निंग और लूजिंग जो सॉइल का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जो उससे जो होता है ना प्लांट अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, सारे न्यूट्रिशंस को अच्छे से ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं और ब्रीथ कैसे कर पाते हैं? देखिए, जब हम लोग सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर गैप बन जाते हैं। एयर गैप से क्या होता है, जो एयर होती है बाहर की एयर वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है और सॉइल और जो एयर होती है उसके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है। नीचे के लिए द प्रोसेस ऑफ लूजिंग। अब आपको इसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इस वाले को, और इसे लर्न भी करना है आपको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जब हम लोग सॉइल को लूज और टर्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लफ। अब इन चीज़ों के लिए, लूज़ करना, टर्न करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऐप मतलब टूल्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पुराने समय से चलता आ रहा है कि हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं हम लोग, 2 मिनट गाइस, ठीक है। नीचे आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। हमें यहाँ पर क्या बता रखा है, एग्रीकल्चर्स के इम्प्लीमेंट्स, उनमें क्या क्या थिंग्स होती हैं उनके बारे में। बिफोर सोइंग द सीड्स को सो करने से मतलब उन्हें सोइंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सोइंग मतलब उगाना। सीड्स को उगाने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ द ग्रेन टू गेट अ बेटर यील्ड। हम लोगों को ये मतलब सॉइल को मतलब सीड्स को उगाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, जो सॉइल है उसे ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब जब आप पहली बार सॉइल को देखते हो तो वो एकदम कठोर होती है, उसे ब्रेक करना पड़ता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, वरना आपकी जो फील्ड है मतलब जो आपकी खेती है वो ढंग से नहीं होएगी। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये जो होता है ये टास्क, ये बहुत ज़्यादा टूल्स से ये हेल्प से हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे हो गया, हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्लफ, होई, कल्टीवेटर, इन सब को आपको ब्रीफली बता रखा है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है आपको प्लफ के बारे में, ठीक है। मैं आपको पहले ऊपर का बताता हूँ और इससे आपको लर्न भी करना है। देखिए, दिस इज बीइंग सिंस एशियन टाइम, टिलिंग एंड एडिंग द फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग वीट, स्कॉर्चिंग ऑफ सॉइल्स, दीज आर इम्प्लीमेंट मेड ऑफ ड्रोन एंड पेयर ऑफ बुल्स। देखिए, अब इसमें बता क्या रखा है, दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम। ये जो प्लफ ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, टिलिंग के लिए, सॉइल की ट्रिलिंग के लिए, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और स्कैप्चर क्या है ये छोड़िए,
नीचे क्या दिखा है, दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन विद द पेयर ऑफ प्लफ्स एंड अदर एनिमल्स। ये जो चीज़ें होती है ये किससे बनी होती है, वुड से, और इसको किससे, मतलब इससे किससे चलाया जाता है, गाय भैंस बकरी इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब मैं आपको इसके थोड़ी थिंग्स बता देता हूँ। देखिए ठीक है, अब आप देख सकते हैं इधर ब्रीफली देखिए नीचे। अब आप इन दोनों को देख रहे हैं, इस वाले पार्ट्स को और ये इस वाले को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लव शेफ्ट। ठीक है, इसे प्लव शेफ्ट कहते हैं। और ये जो बीच वाला लक्कड़ होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लव शेयर। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है, ये पेपर में ज़रूर आती हैं। और ये जो होता है ये पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको लर्न करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको इजीली बता दिया। अब नीचे हम लोग होई के पैराग्राफ पर आते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग गेट्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और सॉइल को लूज़ करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन। ये एक लॉन्ग रॉड होती है जो कि वुड और आयरन की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉडन एंड बैंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। एक स्ट्रॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग ब्लेड है इसे ये कह रहे हैं, ये जॉइंट होती है इस ब्लेड से। ठीक है, और ये जो ब्लेड है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि किसी भी चीज़ को आसानी से काट देता है। ठीक है, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। ये जो होता है आपको लग तो नहीं रहा होगा कि ये कोई एनिमल पुल करता है, बट ये एक एनिमल ही पुल करता है। ठीक है, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कल्टीवेटर का। कल्टीवेटर का बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि हम लोग इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नाउ डे प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर एंड कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। अब आजकल के समय क्या यूज़ होता है, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा आसान टूल है। जैसे ट्रैक्टर के पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना इसे कहते हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है। सो ट्रैक्टर अच्छे से जो सॉइल होती है उसे अच्छे से कर देता है, और जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं इन्हीं चीज़ों से। ठीक है, सोइंग। अब हम लोग सोइंग करते हैं। सोइंग मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता रखा है। सोइंग मतलब सीड सुखाना। अब इसमें देखते हैं क्या बता रखा है। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले हम लोगों को सीड को सिलेक्ट लेना चाहिए कि वो गुड है या फिर बैड है। अब सीड्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम लोगों को उन्हें पानी में डालना है। जो सीड्स नीचे रह गए वो होते हैं ख़राब, और जो सीड्स ऊपर रह गए वो होते हैं सही सीड्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड एंड हेल्थी सीड्स फॉर द डैमेज वंस। हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, हम लोगों ख़राब सीड्स और अच्छे सीड्स को सेपरेट कर पाएँ। ठीक है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ नोन अबाउट द टूल्स इज़ यूज फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो सोइंग के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स भी यूज़ करे जाते हैं। लोग आलसी हो चुके हैं, वो अपने हाथों से खोद कर नहीं डालते हैं सीड्स, तो अब वो लोग कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग उन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टूल, इसके बारे में पढ़ते हैं। द टूल यूज फॉर ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। ये एक ट्रेडिशनल टूल है जो कि सोइंग के लिए यूज़ होता है सीड्स की। और इसकी शेप कैसी होती है, फनल की। फनल मतलब जो तेल निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, फनल, उसी की तरह। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। अब आप देख रहे हैं ये इमेज देखिए, ये जो है ना इस पार्ट में ये लोग सीड्स डालते हैं। ठीक है, इस पार्ट में जब सीड्स आते हैं तो इसके ना नीचे देखिए, ये नीचे जाता है और इधर ना 3 पार्ट्स बना देते हैं ये लोग। इसके 3 होल्स होते हैं जिससे जो सीड्स होते हैं वो हर जगह फैल जाते हैं। ठीक है, आपको अगर इन चीज़ों के बारे में समझ में ना आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको अगेन समझाऊंगा, अगेन वीडियो में डालूंगा। ओके, अब क्या है, सीड ड्रिल के बारे में बता रखा है। अब आजकल जो सीड ड्रिल यूज़ होने लग गया, हम लोग उसे मतलब ट्रेडिशनल टूल को यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। दिस टूल इज सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये जो टूल्स हैं वो ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ होते हैं। ये जो टूल्स होता है ये सीड्स को सो करने के लिए यूज़ होता है यूनिफॉर्मली और प्रॉपर डिस्टेंस पर। मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक सीड के बाद एक सीड,
और प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब इतना 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमेशा होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस और सेम डेप्थ, ठीक है। अब नीचे क्या बताए, इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये हमें इंश्योर मतलब हमें वादा करता है कि जो सीड्स है हमने जो उगाए हैं, डाले हैं ज़मीन में सीड्स, वो सॉइल से पूरी तरह कवर हो रखे हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द बर्ड सोइंग बाय द, आगे पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बताए, सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर, सॉइल, सम ऑफ द फ्यू प्लांट्स हैव रिमूव टू प्रिवेंट आउटग्रोथ। यहाँ से हम लोग एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड आउट ओवर कवरिंग ऑफ प्लांट्स, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrition, water from the soil. Sometimes it a few plants have removed prevent outgrowing, ठीक है। देखो इसमें क्या बता रखा है, कभी कभार जो हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें क्या होता है, जब हम लोग ग्रो करते हैं ना तो वो अगर यूनिफॉर्म नहीं होते, एक साथ 2 सीड जल जाते हैं, तो दोनों प्लांट जब उगते हैं ना दोनों एक दूसरे का न्यूट्रिशन खाते रहते हैं, दोनों की सनलाइट, और जिनमें से एक प्लांट ग्रो करता है एक नहीं ग्रो कर पाता। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सीड्स को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करें, मतलब यूनिफॉर्मली डालें। सो गाइज़ मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका और एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को करेंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाकर डालूँगा और आपको बताऊँगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा।